Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विजुअल टेक्निकल्स पे। और आज हम बात करेंगे जो मशीन में कॉमनली प्रॉब्लम आती है उनके बारे में और उनका सॉल्यूशन क्या क्या बनता है। जैसे कि हमने देखा है कि जब भी हम कई बार हम मशीन ऑन करते हैं तो उसमें हमने चारों हेड पर्ज कराए। चारों हेड में से 3 हेड तो प्रॉपर पर्ज हो रहे हैं, बट ब्लैक वाला हेड पर्ज नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके, बिल्कुल नहीं, पर्जिंग नहीं हो रही है उसमें से। तो उसमें पर्जिंग नहीं हो रही है तो उसके पर्जिंग ना होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और उन रीज़न को हम अपने आपस में एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि दिक्कत कहाँ है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि जहाँ पे आपकी इंक की बोतलें हैं कि ब्लैक वाले जो इंक की बोतल है उसके अंदर इंक है कि नहीं है। आपने देखा कि ब्लैक वाली बोतल में इंक प्रॉपर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आप आइए कि पंप पे। पंप देखिए, जब आप मशीन ऑन कर रहे हैं तो पंप चल रहा है नहीं चल रहा है। आपने उसे टच किया, हाँ पंप भी चल रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। अब पंप भी काम कर रहा है तो आप क्या करिए कि अगर पंप काम कर रहा है तो दैट मीन वो इंक भी दे रहा होगा आगे। तो एक काम करिए, ये भी हो सकता है कि फिल्टर आपका चोक हो गया हो, इंक ना पहुंचा रहा हो, पंप अपना काम कर रहा है। तो एक काम करिए, फिल्टर से पहले ना जो उसके पंप में 2 पाइप होती हैं, एक पाइप तो होगी जो आपकी बोतल सारी होगी और एक पाइप होगी जो फिल्टर में जाके लगेगी। तो जब फिल्टर में जाके लग रही होगी पाइप, उस पाइप को वहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। वहाँ से निकालने के बाद उस पाइप को आप खाली बोतल में लगा लीजिए और जब आपका पंप चलेगा तो उसमें से इंक निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कि पंप तो अपना काम कर रहा है, दैट मीन पंप तो इंक दे रहा है, ठीक है, पंप अपना काम कर रहा है। अब इसके बाद जब आप लगाते हैं तो आपने फिर उसको क्या करना है, उसके बाद मशीन बंद करनी है। उसके बाद क्या करना है, उस पाइप को आप फिल्टर में लगा दिए, दोबारा लगा दिया। उसके बाद फिर दोबारा मशीन ऑन करनी है। अब फिर इसके बाद क्या करना है कि आप फिल्टर के आगे से देखेंगे, फिल्टर के आगे से पाइप निकाल के फिर देखिए कि फिल्टर के पास, फिल्टर के अंदर से इंक होके आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर फिल्टर के अंदर से भी इंक होके आ रही है, आपने चेक कर लिया, बोतल चेक कर लिया, तो क्या करना है, फिर आपको फिर ऊपर वाली पाइप जो ऊपर जा रही होगी उस पाइप को उसी फिल्टर में लगा देना। दैट मीन ये कंफर्म हो जाता है कि आपका जो पंप है और फिल्टर है दोनों अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अब इसके बाद जब आप देखेंगे कि अब जब ये दोनों फिल्टर और पंप दोनों काम कर लेंगे तो इंक आपकी सब टैंक में पहुंच गई होगी। अब वो सब टैंक क्या चीज़ होती है, सब टैंक बेसिकली हमारा क्या होता है, जो आप देखेंगे जो कैरेज होता है, जो हमारा कैरेज जो प्रिंट करता है हेड, उसके जस्ट पीछे ना 4 छोटे छोटे बोतल लगी होती हैं जिसको हम सब टैंक कहते हैं टेक्निकली भाषा में। उसमें आपकी ब्लैक वाली इंक नहीं आ रही तो आप ब्लैक वाले सब टैंक के पास जाएंगे। अब उसमें देखेंगे कि उसमें इंक है कि नहीं है। अब आपका जैसे बताया कि जैसे हमने देखा कि एक स्टेप पे पूरा मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, दैट मीन आपके सब टैंक में इंक आ गई होगी, ठीक है। आपके सब टैंक में इंक आ गई, आपको भी पता लग गया कि सब टैंक में इंक आ चुकी है। अब उसके बाद भी आप पर्ज करा रहे हो तब भी इंक नहीं आ रही है। पर्जिंग कराने पे भी इंक नहीं आ रही है तो दैट मीन जो आपका वॉल्व है, वॉल्व आपका हो सकता है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा हो, या हो सकता है आपका वॉल्व खराब हो गया है। तो वॉल्व खराब हुआ है कि नहीं हुआ है कि क्या कोई और दिक्कत है, इस बात को चेक करने के लिए पहले हमें वॉल्व को समझना पड़ेगा। अब देखो, वॉल्व जो होता है जिसको हम एयर वॉल्व भी कहते हैं, सॉलिड वॉल्व भी कहते हैं। आपको क्या करना है, कैरी मशीन के पीछे जाना है जहाँ पे आपके चारों सब टैंक लगे हुए हैं, चारों छोटे छोटे जिसको हम सब टैंक कह रहे हैं। उसमें क्या करना है, आपको जो ब्लैक वाला सब टैंक है, जो ब्लैक वाली बोतल है छोटी वाली, उसके लिए एक वॉल्व लगा होगा ब्लैक वाला वॉल्व जो होगा उसमें से ना एक पाइप आ रही होगी जो आपके ब्लैक वाले जो छोटी सी बोतल है जिसको सब टैंक बोल रहे हैं उसमें आके लगी होगी, एयर वाली। उसमें से वॉल्व में से, आपके ब्लैक वाले वॉल्व में से एक पाइप आ रखी होगी जो सब टैंक में लगी होगी, आपको क्या करना है, उसमें से जो सब टैंक के अंदर पाइप गई है उस पाइप को वहाँ से निकाल लेना है। अब निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसमें बेसिकली आपको 2 जनों की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक जना जब पर्ज करेगा तो एक जना उसके जाके पीछे जाके चेक करेगा। तो इसमें क्या है, जैसे ही आपने पाइप वॉल्व से जो सब टैंक ब्लैक वाला, वहाँ से जो लगी हुई थी सब टैंक में ब्लैक वाले वॉल्व से पाइप, उसको निकाली। अब आप अपने दूसरे भाई को, किसी को भी बोलिए कि वो पर्ज करे। जब वो पर्ज करेगा तो उस जो ब्लैक वाला वॉल्व था जिसकी पाइप ब्लैक वाले सब टैंक में गई हुई थी, उस पाइप में से हवा निकलेगी। जो हवा निकलेगी आपको वो देखना है, हवा तेज़ आ रही है कि धीरे आ रही है। अगर हवा तेज़ आ रही है तो आपका वॉल्व भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर हवा नहीं आ रही है दैट मीन आपका, अगर हवा धीरे आ रही है तो दैट मीन आपका वॉल्व ख़राब हो गया। तो उस केस में खाली आपको वॉल्व खाली चेंज करना पड़ेगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। मगर आपने ये देखा कि कई बार ऐसा भी होता है
कि वॉल्व एयर भी दे रहा है मगर कम एयर दे रहा है। तो कम एयर देने का मतलब ये नहीं है कि हमारा जो एयर वाला पंप होता है, एक एयर का स्पेशल पंप लगा होता है। आप देखेंगे 4 पंप तो कलर के लिए होते हैं और एक स्पेशल पंप होता है एयर का, जो एयर सप्लाई देता है चारों टैंकों को। वो क्या होगा, एयर वाला पंप वीक हो गया हो, मगर एयर वाला पंप अगर वीक होता तो 3 हेड में से इंक नहीं आती। तो दैट मीन ये कंफर्म हो जाता है कि एयर वाला पंप भी अपना प्रॉपर काम कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि अपना जो सोलेनॉइड वॉल्व है, सोलेनॉइड वॉल्व जो एयर वॉल्व है उसकी दिक्कत है। अब हमें पता लग गया अगर वो या तो एयर कम दे रहा है, सप्लाई नहीं दे रहा है, या फिर एयर दे नहीं रहा है। अगर वो कम दे रहा है तब भी इंक नहीं आएगी, और सप्लाई अगर वो बिल्कुल एयर नहीं देगा तब भी नहीं आएगी। क्योंकि अगर वो एयर कम देगा तो इतना एयर दे तो रहा है मगर इतना प्रेशर नहीं बना पा रहा है कि वो इंक को निकाल सके। हाँ, और अगर एयर दे नहीं रहा है तो बिल्कुल भी इंक आएगी नहीं। उस केस में आपने वॉल्व चेंज कर दिया, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मगर अगर वॉल्व प्रॉपर एयर भी दे रहा है, सब कुछ भी देने के बाद भी तब भी इंक नहीं आ रही, तब क्या करें? तब उसमें क्या होता है कि आप देखो, फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि आप देखोगे जो ब्लैक वाला हेड है, ब्लैक वाले हेड में ना 2 पाइपें होंगी। एक पाइप तो होगी निकली होगी जिसमें से एयर निकालते हैं, जो लॉक होगी, जो बंद होगी जिसमें, और एक पाइप होगी जो ब्लैक वाले सब टैंक से आ रही होगी डायरेक्ट हेड के अंदर, जो डायरेक्ट उसको इंक दे रही होगी। उसमें क्या करना है आपको कि अगर आपको आप पर्ज करने पे भी इंक नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, मशीन बंद करनी है। मशीन बंद करने के बाद उसको काट लो, उसको नीचे से काट के और एक खाली बोतल से में उस पाइप को डाल लो और पर्ज करो। और पर्ज कर जब आप उसे पर्ज करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से इंक आ रही है। अगर उसमें से इंक आती है तो दैट मीन ये कंफर्म हो जाता है कि आपका हेड चोक हो गया है, दैट मीन हेड ब्लॉक हो गया है और वो इंक को निकलने नहीं दे रहा है, इसलिए आपकी इंक बाहर नहीं आ रही है। उस केस में उस हेड का आपको अल्ट्रासोनिक कराना पड़ेगा। अल्ट्रासोनिक के लिए जिससे आप अपने पहले इंजीनियर से काम कराते थे उससे भी करवा सकते हैं, और चाहें तो आप हमसे भी करा सकते हैं। हम भी लोग ये अल्ट्रासोनिक का काम करते हैं। और हेड चांसेस होते हैं कि अगर ब्लॉकेज है तो उसकी ब्लॉकेज उसकी निकल जाती है अल्ट्रासोनिक से, मगर अगर किसी हेड की फ्रीक्वेंसी चली गई तो वो नहीं आती। बट अगर हेड चोक हुआ है तो दैट मीन ब्लॉकेज ही होगी और वो निकल जाएगी। उसके बाद आती है दूसरी प्रॉब्लम, आती है इनकोडर एरर, ठीक है। तो इनकोडर एरर क्या होता है कि इनकोडर एरर बेसिकली जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, मशीन हम चला रहे हैं 20-30 फीट 40 फीट पर मिनट चल गया है और चलते चलते बीच में इनकोडर एरर मार गया। इनकोडर एरर मारने का एक पर्टिकुलर रीज़न क्या होता है, आप देखेंगे कि इनकोडर सेंसर और इनकोडर स्ट्रिप 2 चीज़ें होती हैं। जो इनकोडर स्ट्रिप होती है वो पूरी रेल के ऊपर लगी होती है, पन्नी होती है आधे इंच के आसपास की, और जो इनकोडर सेंसर होता है ब्लैक सा छोटा सा लगा होता है जो कैरिज के जस्ट ऊपर लगा होता है और उस पन्नी के ऊपर चलता है। बेसिकली क्या है कि जो इनकोडर स्ट्रिप है, इनकोडर एरर क्यों आता है, जो इनकोडर स्ट्रिप है वो इनकोडर सेंसर को कहीं ना कहीं टच कर जाती है, जिससे टच करने के बाद क्या होता है कि वो जो सेंसर है इनकोडर सेंसर वो उसकी कमांड को रीड नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से। क्योंकि मशीन को प्रॉपर चलने के लिए जो कंडीशन क्या है कि इनकोडर स्ट्रिप इनकोडर सेंसर के बिल्कुल बीचों बीच में होनी चाहिए, तो मशीन कभी इनकोडर एरर नहीं देगी। मगर अगर सेंसर या इनकोडर स्ट्रिप दोनों आपस में एक दूसरे से कहीं भी टच होते हैं तो मशीन वहीं रुक जाएगी और वो इनकोडर एरर दे देगी। इसके लिए क्या करना है, आपको मशीन बंद कर देनी है, कैरेज को 20 सेंटर में लेना है, एक तरफ से मोबाइल का फ्लैश जला के दूसरी साइड से देखना है कि इनकोडर स्ट्रिप कहीं टच तो नहीं हो रही है। अगर इनकोडर स्ट्रिप टच हो रही है तो इनकोडर स्ट्रिप की पोजीशन को तो चेंज नहीं किया जा सकता। इनकोडर सेंसर पे आप देखेंगे 2 नट लगे होते हैं, 2 नट होते हैं, किसी पे एक होते हैं। उनकी पोजीशन को थोड़ा आप आगे पीछे करिए और उसे करके आप उस सेंसर को ऐसा सेट करिए कि इनकोडर स्ट्रिप उसके बीचों बीच में आए, टच ना करे बिल्कुल भी। आप अगर ऐसा हो जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। मगर कई बार क्या होता है कि इनकोडर स्ट्रिप सेंटर में भी सेट कर दी, बिल्कुल बीचों बीच में भी है, हमने इनकोडर स्ट्रिप भी चेंज कर दी, तब भी हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, हमारी प्रॉब्लम फिर भी इनकोडर एरर दे रहा है। उस केस में क्या होता है, कई बार इनकोडर स्ट्रिप घिस जाती है और कमांड उस पर होती नहीं है तो वो इनकोडर एरर देती है। उस केस में क्या करना है, आपको इनकोडर स्ट्रिप ही चेंज कर देनी है। इनकोडर स्ट्रिप भी चेंज कर दी, चलो फिर ठीक है, फिर भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं हुआ तो उसके बाद आपको इनकोडर सेंसर भी चेंज कर देना है। इनकोडर स्ट्रिप भी चेंज कर दी, इनकोडर सेंसर भी चेंज कर दिया, तो इसके बाद 100% श्योरिटी होती है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो ही जाएगा।
ठीक है। मगर कई बार क्या होता है कि अगर इनकोडर स्ट्रिप चेंज करने के बाद भी और इनकोडर सेंसर चेंज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो इसके लिए दैट मीन आपका जो ये प्रॉब्लम आपकी इनकोडर स्ट्रिप इनकोडर सेंसर की नहीं है, ये मे भी हो सकती है आपके मेन बोर्ड और फायर बोर्ड की हो। 99% चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम जो होगी आपके फायर बोर्ड की होगी, मेन बोर्ड की प्रॉब्लम नहीं होगी, चांसेस ये होते हैं। बट अगर आपके बोर्ड में अगर आपके फायर बोर्ड की दिक्कत है, अगर इनकोडर स्ट्रिप इनकोडर सेंसर से नहीं हो रही है ठीक वो, तो दैट मीन चेंज करने के बाद भी दोनों को, तो आप उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। प्लीज़ आप इसे घर में रिपेयर करने या साइट पे रिपेयर करने की कोशिश ना करें, किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं या जिससे आप काम करवाते हैं उससे करवाएं, या आप हमें भी भेज सकते हैं, हम भी इसको रिपेयर करके दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई आपकी इनकोडर एरर की। अब इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम आती है आपकी लिमिट स्विच की। लिमिट स्विच क्या होता है, आपने देखा होगा कई लोगों के पास कुछ मशीनें होती हैं, यूएमसी बोर्ड और BHX बोर्ड, दो बोर्ड पे मशीन आती हैं। जो यूएमसी बोर्ड होती है उस पर क्या होता है, बहुत ही कम, जो यूएमसी मशीन होती है उस पर क्या होता है कि सिंगल साइड बूट होती है। दैट मीन वो मशीन जब मशीन स्टार्ट करता है तो वो राइट नहीं जाती ना लेफ्ट आती है, वो खड़ी खड़ी वहीं स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसमें मोस्टली क्या होता है, एक ही लिमिट स्विच लगा होता है। मगर जो BHX बोर्ड पे मशीनें होती हैं ज़्यादातर वो डबल साइड बूट होती हैं। दैट मीन जब भी आप मशीन ऑन करेंगे पहले राइट जाएगी, फिर लेफ्ट आएगी, फिर मशीन स्टार्ट होती है। कई बार क्या होता है, हमने मशीन ऑन करी, वो राइट तो गई मगर वो वापस नहीं आ पाई। उस केस में क्या होता है, उसका लिमिट स्विच होता है। लिमिट स्विच क्या करता है कि उसको कमांड देता है कि आपको राइट आना है, और राइट में जो लिमिट स्विच होता है वो बताता है, जैसे टच करेगा वो उसे लेफ्ट में भेज देता है। मगर कई बार क्या होता है, लिमिट स्विच की तार टूट जाती है, चूहे उसकी तार काट देते हैं, तो वो कमांड नहीं दे पाता है। आपने देखा मशीन ऑन करी, रात को बंद करी, सुबह आके ऑन करते हैं, रात भर सही चली, सुबह आकर ऑन करता है तो मशीन राइट में गई बट वापस नहीं आई। तो क्या हो सकता है, रात में चूहे ने तार काट दिया। उसको कुछ नहीं करना आपको, और उसको आपको जाके डायरेक्ट लिमिट स्विच देखना है, लिमिट स्विच की तार देखनी है, अगर कटी हो तो उसको तार को टेप लगा के जोड़ दें और आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से बूट हो जाएगी। अगर तब भी नहीं होती है तो हो सकता है आपका लिमिट स्विच खराब हो गया हो, कई बार सेंसिटिविटी उसकी ख़त्म हो जाती है सेंस करने की, तो आप उसको चेंज कर दें, तभी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है आपका चौथी प्रॉब्लम आती है फर्मवेयर कांट बी लोड। फर्मवेयर कांट बी लोड की प्रॉब्लम, हमने ये प्रॉब्लम भी बहुत फेस करी है। कस्टमर ने हमें बहुत रिक्वेस्ट करी है कि ये सर ये प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत आती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए फर्मवेयर कांट बी लोड के लिए प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन ये है, जैसे जिस भी इंजीनियर से आप अपना काम करवाते हैं, किसी भी इंजीनियर से, जब भी वो आपके पास काम करने के लिए आता है, आप उसको कहिए कि भाई इसका मेरे जितना भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी कैलिब्रेशन है, जितनी भी सेटिंग है, इसका एक पूरा सेटअप बना के इसको मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे सेव कर दो। ठीक है, जब भी आपके ऑपरेटर कोई भी आप भी रात काम कर रहे हैं तो कई बार चलते चलते फर्मवेयर कांट बी लोड का दिक्कत आ जाती है, कई बार फ्लैक्चुएशन के कारण भी हो जाती है, दिक्कत आ जाती है। उस केस में कुछ नहीं करना, आपको मेन्यू में जाना है, लोड टू प्रिंटर करना है। लोड टू प्रिंटर करने के बाद कुछ आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, अगर फर्मवेयर कांट बी लोड की प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अब इसके बाद एक नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम ये भी है कि ऑप्टिकल फाइबर की भी दिक्कत आती है। जैसे कि हमने देखा है, हमने बताया जैसे कि मशीनें दो बोर्ड पे आती है, यूएमसी बोर्ड पे भी आती हैं और BHX बोर्ड पे भी आती हैं। तो यूएमसी बोर्ड पे जो जितनी भी मशीनें होती हैं उनमें एक कम्युनिकेशन केबल होती है जो फायर बोर्ड और मेन बोर्ड दोनों के बीच में कम्युनिकेट करती है, जिसका हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, जो कि पीले रंग की होती है। अगर आपकी कभी भी ऑप्टिकल फाइबर की दिक्कत आती है तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको मशीन बंद कर देनी है। अगर आपकी यूएमसी मशीन है, यूएमसी बोर्ड में मशीन है, तो आप देखेंगे कि उसमें पीले रंग की दो केबल होगी, दो पीले रंग की दोनों केबल को निकाल के इधर से भी और उधर दोनों तरफ से निकाल के फूंक मार के आप उसमें लगा देंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर तब भी नहीं होता है तो कई बार आपस में वो आप उनको पलटी भी कर सकते हैं, इधर का सिरा उधर, उधर का सिरा इधर, तब भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ही बात नहीं बनती है तो आप उसको डॉक्टर स्पिरिट से या पेट्रोल से भी साफ़ करके बस 20-25 मिनट सुखा लें पहले साफ़ करने के बाद, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि कार्बन आ जाता है, कार्बन आने के कारण तो कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, कार्बन उसकी कम्युनिकेशन को इंटरप्ट कर देता है, जिसके कारण कम्युनिकेट नहीं हो पाता और मशीनें ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन फील्ड का एरर दे जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आता है आपका BHX बोर्ड।
BYHX बोर्ड में भी कम्युनिकेशन केबल होती है, कम्युनिकेशन केबल, उसमें क्या होता है, उस केबल को वो अगर उसमें कम्युनिकेशन उसका टूटता है तो वो LVDS एरर का एरर देती है। LVDS एरर वो इस नाम से एरर दे देती है। उसमें क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब आपके एरर आता है तो मोस्टली ज़्यादातर चांसेस सही होते हैं, आपको क्या है मशीन बंद कर देनी है। इसमें जो LVDS केबल होती है ये गुलाबी रंग की होती है, इसको आपको निकालना है, फूंक मारनी है, फूंक मार के और दोबारा उसी फायरबोर्ड में जो हेड के जस्ट ऊपर होता है, फायरबोर्ड कैरिज के ऊपर, उसमें लगा देनी है। अगर उससे भी नहीं चलती है तो आप इन दोनों को पलटी भी कर सकते हैं। पलटी करने पे भी अगर नहीं होता तो एक बार स्प्रिट या पेट्रोल से लेके 20-25 मिनट सुखा के आप इसको लगा के चालू कर सकते हैं और आपकी मशीन का सॉल्यूशन हो जाएगा अगर कार्बन की दिक्कत आई है तो। मगर कई बार क्या होता है, ऐसा भी होता है कि मशीन चलती रहती है, बेल्ट इतनी होती है कि वो ब्रेक डाउन हो जाती है बीच में से, उसके जो अंदर की ऑप्टिकल फाइबर होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो उस केस में आपको नई ही केबल लगानी पड़ेगी। चाहे अगर BYHX में है तो आपको LVDS केबल लगानी पड़ेगी, अगर UMC में है तो आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल लगानी पड़ेगी। दोनों ही बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये हमारी कंपनी है जो इन कॉमन प्रॉब्लम के लिए हम थोड़ा सा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ी सहूलियत मिल सके। और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मशीन से रिलेटेड कोई सामान चाहिए हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में वहाँ पर जाके हम अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमसे अपने सवाल वहाँ पर छोड़ सकते हैं। हम आपके सवालों का, सभी सवालों का जवाब देंगे। और उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ के लिए पूछना है तो आप हमें बेहिचक कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।